हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के रीजन लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं आपके फिजिक्स के 3rd चैप्टर का टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत बल रेखाओं को समझने के बाद वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को समझना आसान हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बेसिकली वो पाथ होती हैं या वो मार्ग होती हैं जिस पर एक धनावेश गति करता है। वैद्युत बल रेखाएं वो मार्ग है या वो पाथ हैं जिस पर एक धनावेश गति करता है। ठीक है ना। तो ये एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं जो धनावेश के चलने के मार्ग के आधार पर खींची जाती हैं। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत आवेश Q है। ठीक, तो जब अगर यहाँ पे हम एक वैद्युत आवेश Q लेते हैं तो इस वैद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इस वैद्युत आवेश Q का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अगर हम मान लें कि ये आवेश धनावेशित है तो इसके वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई अन्य धनावेश इससे प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, अगर कोई ऋणावेश है तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। मान लेते हैं कि इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर धनावेश उपस्थित है, यहाँ पे धनावेश उपस्थित है QA मान लेते हैं, तो ये जो धनावेश QA है ये इससे प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और इससे दूर जाएगा, इस पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल की दिशा में इससे दूर जाने लगेगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक इससे दूर चला जाएगा। ठीक, तो वही पाथ जिस पर ये धनावेश QA प्रतिकर्षित होकर गति करेगा उसे ही वैद्युत बल रेखा कहा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई जाती हैं किसी भी धनावेश के लिए और वो अभिलंबवत चलेंगी, वो एकदम सीधी रेखा में चलेंगी। इस तरीके से अगर कोई भी धनावेश यहाँ पर उपस्थित है तो वो इसी तरह अनंत पे चला जाएगा। ठीक, प्रतिकर्षित होते हुए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारे पास ऋणावेश है -Q। ठीक, तो अब इस ऋणावेश -Q का जो वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर उसमें कोई धनावेश उपस्थित है, सपोज करिए उसमें भी धनावेश QA उपस्थित है, तो ये धनावेश इस -Q की ओर आकर्षित होगा। इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण बल कैसे लगेगा, आकर्षण बल इस दिशा में लगेगा, यानी इस दिशा के अनुदिश लगेगा। तो जो ये आवेश QA है, धनावेश QA है, वो -Q की ओर बल की दिशा में आकर्षित होगा, इस दिशा में गति करते हुए इसकी ओर आकर्षित होगा और यही जो इसकी जो बल की दिशा है, यानी जिस पर ये आवेश QA गति करके -Q तक आएगा, उसे ही हम वैद्युत बल रेखा कह देंगे। तो मान लीजिए अगर इसके चारों ओर भी कई सारे धनावेश हैं तो वो जो इस पर जो आकर्षण बल लग रहा है उसके अनुदिश गति करेंगे और वही उनकी वैद्युत बल रेखा कहलाएगी, वही उनकी वैद्युत बल रेखा कहलाएगी इस तरीके से। ठीक, तो ये होता है वैद्युत बल रेखा का कॉन्सेप्ट। तो वैद्युत बल रेखाएं वो निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जिन पर कोई भी धनावेश गति करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखा का कॉन्सेप्ट। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको क्लास में कॉपी पे लिखवा दी है। ठीक, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो किसी धनावेश के मार्ग को दर्शाती हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई वैद्युत बल रेखाओं की और इसके डिटेल में जो डेफिनेशन है वो आपको नोट्स में लिखवाई जा चुकी है। और अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा इसकी ऑनलाइन। ठीक, उसके बाद हम कुछ कंडीशंस देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो समान परिमाण के आवेश हैं Q और Q, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है, यानी अगर ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। ठीक, तो हमारे पास दो आवेश हैं
प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो अलग है, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। तो जो धनावेश इनके वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित होगा वो प्लस क्यू से प्रतिकर्षित होगा, यानी प्लस क्यू से दूर जाएगा और माइनस क्यू की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी कि जो धनावेश है वो प्लस क्यू से दूर जाएगा और माइनस क्यू की ओर आएगा। इस तरीके से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएँ बनेंगी, इस तरीके से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएँ बनेंगी। जो धनावेश उपस्थित है इनके वैद्युत क्षेत्र में वो प्लस क्यू से प्रतिकर्षित होगा और माइनस क्यू की ओर आकर्षित होगा। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी। देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली ये कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, वे धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है कभी, क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु से दो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, जबकि एक ही बिंदु से दो वैद्युत बल रेखाएं निकलना संभव नहीं है। तीसरी कंडीशन हमें क्या मिल रही है कि अगर किसी भी वैद्युत बल रेखा पर, तीसरी कंडीशन जो हमें मिल रही है कि यदि हम किसी भी वैद्युत बल रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा सदैव हमें उस धनावेश के गति की दिशा दिखाएगी कि धनावेश जो है किस दिशा में जा रहा है वो उसकी दिशा बताएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो स्पर्श रेखा इस दिशा में खींची गई है तो ये इस धनावेश की गति की दिशा बता रही है। धनावेश किधर जा रहा है, धनावेश प्लस क्यू आवेश से दूर जा रहा है और माइनस क्यू आवेश की ओर आ रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन है। अगर हम यहाँ पे बल रेखा, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे बल रेखा खींचते हैं तो ये इसका, यहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा हम कहीं पर भी खींचेंगे वैद्युत बल रेखाओं पर तो वो प्लस क्यू आवेश की गति की दिशा को दर्शाएंगी। उसके बाद हम एक और कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो समान आवेश हैं और उनकी प्रकृति भी समान है, यानी दोनों हमारे पास अगर प्लस क्यू आवेश हैं, अगर दोनों हमारे पास प्लस क्यू आवेश हैं तो इस स्थिति में जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, देखिए इन दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो तो समान होगा, लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होगी, क्योंकि ये दोनों धनावेशों को, इनके वैद्युत क्षेत्र में जो भी धनावेश उपस्थित होगा ये उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, कुछ इस तरह से बनेंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इनकी वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों धनावेशित हैं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे धनावेश को, तो इस तरह से कुछ वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी इनकी। देखिए ये दोनों आवेश धनावेशित हैं, ठीक, और दोनों आपस में समान हैं। तो अगर हम इन दोनों आवेशों को मिलाने के लिए एक रेखा खींचें इनके बीच में, और इस रेखा का ये जो मध्य बिंदु है अगर इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करें तो देखिए क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है इसलिए जितना वैद्युत क्षेत्र इस पर इस प्लस क्यू के द्वारा लगाया जा रहा है उतना ही वैद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू के कारण उत्पन्न होगा। लेकिन दोनों वैद्युत क्षेत्रों की दिशा विपरीत है क्योंकि दोनों धनावेशित हैं और इन दोनों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है। लेकिन जितना वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न हो रहा है उतना ही वैद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दोनों आपस में दिशा उनकी विपरीत है। इसलिए इस पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस पर शून्य हो जाएगा, इसलिए इसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं और इसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपका वैद्युत बल रेखाओं का एक तरह से कॉन्सेप्ट था। तो हमें कुछ चीज़ें पता चली जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमें मिला
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट हमें मिला। तीसरा पॉइंट मिला कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमें धनावेश की गति की दिशा को दर्शाती है या धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है। ये तीसरा पॉइंट हमें मिला। और वैद्युत बल रेखाएं लचकदार भी होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार भी होती हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए अगर ये +Q आवेश है और इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश है जिस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अगर मान लीजिए कि बल का मान कभी x था और अगर वो y हो जाए या फिर बदल के z हो जाए, अगर इस +Q आवेश का मान हम बदलते जाएंगे तो जो अन्य आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है उस पर लगने वाला बल भी परिवर्तित होता रहेगा, जिस कारण उसका मार्ग भी बदलने लगेगा। यानी वैद्युत बल रेखाएं जरूरी नहीं कि सदैव एक सीध में ही हो, वो वक्रीय भी हो सकती हैं। ठीक, तो वो वक्रीय भी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें हम लचकदार भी कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार भी होती हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करके या कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए। कहीं पे कोई भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और गॉस की थ्योरम हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, वो वैद्युत बल रेखा से एकदम जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।